हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज समटाइम्स वी आर टेस्टेड नॉट टू शो आवर वीकनेस बट टू डिस्कवर आवर स्ट्रेंथ। यानी कि कई दफ़ा हमारी परीक्षा केवल इसलिए होती है कि हम कितने कमज़ोर हैं या क्या हमारी खामियां हैं वो देखने के लिए नहीं, पर हमारे अंदर क्या ताकत है, क्या चीज़ हम ओवरकम कर सकते हैं, क्या हमारी स्ट्रेंथ है वो फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है। तो कोई भी अगर आपके ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं तो उनसे निराश मत होइए। ये सोचिए कि आपको खुद के बारे में कुछ नया पता चलने वाला है इससे। ये जो परेशानी अब नई आई है, जो चुनौती आई है या जो विफलता आपको हाथ लगी है, उससे आपको कुछ नई आपकी स्ट्रेंथ पता चलने वाली है, अपने खुद के बारे में कुछ नई चीज़ पता चलने वाली है। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2025। The performance of Indian institutes in the QS University World Ranking। बोल रहे हैं हिंदुस्तान के जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी एक QS यूनिवर्सिटी वर्ल्ड रैंकिंग सिस्टम होता है, उसके अंदर जो परफॉर्मेंस है रिलीज लास्ट वीक, जो लिस्ट है वो पिछले हफ्ते रिलीज की गई, शोज दैट देयर इनिशिएटिव्स टू अपग्रेड द रिसर्च इकोसिस्टम। बोल रहे हैं ये दर्शाता है कि इनके जो इनिशिएटिव हैं, जो प्रयास हैं, कि इन्होंने अपनी रैंकिंग को अपग्रेड करा है, नहीं सॉरी, इन्होंने अपने रिसर्च इकोसिस्टम को अपग्रेड करा है। रिसर्च की दुनिया में रिसर्च का जो पूरा परिवेश है उसको अपग्रेड करा है, और जिसके आर यील्डिंग रिजल्ट, जिसके नतीजे हमें देखने मिले, यानी कि हमारी परफॉर्मेंस रैंकिंग बेहतर हुई है। 9 इंस्टीट्यूट्स इन द कंट्री फिगर इन द टॉप 50। तो हमारे देश के 9 इंस्टीट्यूट्स जो है वो टॉप 50 की लिस्ट के अंदर आए हैं। 79 इंडियन यूनिवर्सिटीज हैव मेड इट टू द लिस्ट। और हिंदुस्तान की 79 यूनिवर्सिटीज ने इस लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराया है, अप फ्रॉम 69 लास्ट ईयर। और पिछले साल कितना था, ये 69 था, यानी कि 10 और यूनिवर्सिटीज ने अपना नाम इस लिस्ट में दर्ज कराया है। इंडियन यूनिवर्सिटीज आर पर्टिकुलरली वेल रिप्रेजेंटेड इन इंजीनियरिंग। पता है ये चीज़, ये इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स का ज़्यादा बोलबाला है हिंदुस्तान में, तो वही चीज़ यहाँ पे कही जा रही है कि इंडियन इंस्टीट्यूट्स को स्पेसिफिकली, खास तौर पे ज़्यादा जो रिप्रेजेंटेशन है, ज़्यादा जो प्रचारित कर रहा है वो इंजीनियरिंग सेक्टर कर रहा है, जिसमें कि 24 इंडियन इंजीनियरिंग संस्थान जो है इस लिस्ट में शामिल है। सोशल साइंस के 20 संस्थान शामिल हैं, नेचुरल साइंस के 19 संस्थान शामिल हैं। It's heartening that at a time when several reports and surveys have called out the skill deficit of Indian graduates। बोल रहे ये हार्टनिंग है मतलब प्रोत्साहित करने वाला है, खुशी वाला है, कि एक ऐसे समय में जब कई सारे रिपोर्ट्स और सर्वेज ये बता रहे हैं कि हिंदुस्तान के जो भी बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं, हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटी से जो भी बच्चे ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट कर रहे हैं, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो कोई भी और डोमेन हो, उसमें उनके अंदर स्किल्स की कमी है, स्किल डेफिसिट है। तो इसके लिए उनको कॉल आउट किया जा रहा है, यानी कि वो उजागर किया जा रहा है। The QS survey speaks of the strides taken by country's top universities to improve their standing among employers। लेकिन QS का जो सर्वे है ये उस बात को दर्शाता है कि हिंदुस्तान के यूनिवर्सिटीज़ ने स्ट्राइड्स लिए हैं। टेक स्ट्राइड्स मतलब प्रगति करना, तो उन्होंने बहुत प्रगति करी है कंट्री के टॉप यूनिवर्सिटीज़ ने, ताकि वो अपनी जो स्टैंडिंग है, अपना जो इमेज है, रिप्रेजेंटेशन है, स्थिति है एम्प्लॉयर्स के सामने, उसको सुधार सके। However, QS 2025 also shows where the country lags in its endeavor। बोल रहे हैं हालांकि QS 2025 जो है वो ये भी दर्शाता है कि हमारा देश अपने प्रयासों में कहाँ पीछे रह रहा है। टू बिकम अ टॉप नॉलेज इकोनॉमी डेस्टिनेशन। और किस क्या बनने के प्रयास हैं हमारे, कि हम दुनिया में सबसे बड़ी नॉलेज इकोनॉमी बन सके, यानी कि हमारे पास बाहर के देशों से बच्चे आए, स्टूडेंट्स आए यहाँ पे पढ़ने के लिए, यहाँ पे अपनी ग्रेजुएशन वगैरह करने के लिए, हायर स्टडीज के लिए। और आपको पता है जब ऐसा होता है तो फिर हमारी इकोनॉमी भी बूस्ट होगी। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया ऐसे ही, कनाडा जो देश हैं वो ऐसे ही बूस्ट हुए हैं।
It underlines that India's elite universities need to improve student learning experiences. बोल रहे हैं ये हाईलाइट करता है, जोर देता है इस बात के ऊपर कि हिंदुस्तान की जो इलाइट यूनिवर्सिटीज़ हैं, यानी कि टॉप यूनिवर्सिटीज़ जो है, सबसे उच्चतम क्वालिटी की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको अपना स्टूडेंट लर्निंग एक्सपीरियंस इंप्रूव करना पड़ेगा। यानी कि बच्चों को कैसे पढ़ा रहे हैं, बच्चे कैसे सीख रहे हैं। ये नहीं कि सिर्फ रट्टा मारो पे चल रहे हैं कि लास्ट के 5 दिन में पढ़ लिया पास हो गए, जो कि हम इंजीनियरिंग में देखते हैं और करते हैं कि लास्ट के 4-5 दिन में पढ़ लिया, एग्जाम से एक रात पहले पढ़ लिया 3-4 चैप्टर्स और हो गया पास। तो वो चीज़ बेहतर करनी पड़ेगी। एंड एनहांस देयर ग्लोबल प्रेजेंस, और हमारा ग्लोबल स्तर पे क्या क्या परफॉर्मेंस रहता है, कितना हम वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, वो बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि जैसे कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ बाहर के देशों में भी अपनी ब्रांचेस खोले हैं जाके, जैसे कि हमने बाहर की यूनिवर्सिटीज़ को बोला है कि आप हमारे देश में अपनी ब्रांचेस खोलो कोलैबोरेशन में, राइट, और उसके लिए उनको कुछ इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। तो सेम चीज़ हमारा भी ग्लोबल प्रेजेंस होना चाहिए। The resources available to students for teaching, supervision and curriculum development play a crucial role in their learning experience. बोल रहे हैं जो भी संसाधन मौजूद हैं स्टूडेंट्स के पास में टीचिंग के लिए, सुपरविजन के लिए, स्टूडेंट्स के लिए टीचिंग के लिए, स्टूडेंट्स के सुपरविजन के लिए, उनके करिकुलम डेवलपमेंट के लिए, ये बहुत ही क्रूशल यानी कि महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं उनके लर्निंग एक्सपीरियंस में। वो किस तरीके से सीख रहे हैं उसके उसके अंदर। द टॉप रनर्स इन द QS रैंकिंग सिस्टम हैव नियर परफेक्ट स्कोर ऑन देयर मेट्रिक। बोल रहे हैं जो सबसे टॉप परफॉर्मिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं या टॉप परफॉर्मिंग कॉलेजेस या इंस्टीट्यूट्स हैं, उनका अगर हम रैंकिंग के पास, अगर उनका हम इस मीट्रिक के ऊपर स्कोर देखें तो वो नियर परफेक्ट है। यानी कि मान लो 10 मानक हैं, 10 मानक में से उनके 10 के 10 सही हैं या 9 सही हैं या 8 सही हैं, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट स्कोर उनका है। The best Indian universities in contrast scored 10 and 20, between 10 and 20, और वहीं जो बेहतरीन इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका स्कोर जो है वो इसके बिल्कुल विपरीत 10 से 20 के बीच में है। यानी कि 10 से 20 हो सकता है कि 5 या 6 होगा उनका स्कोर, या 7 या फिर 4 या 5 होगा, पर फिर भी क्योंकि वो हिंदुस्तान के कंपैरिजन में बेहतर है तो फिर इसलिए उनको टॉप रैंकिंग मिल गई। Attracting an adequate number of qualified faculty and providing them with favorable working conditions has been a long-standing problem of the country's higher education milieu. बोल रहे हैं कि पर्याप्त मात्रा में क्वालिफाइड फैकल्टी को यहाँ पे अट्रैक्ट करना कि भैया आप हमारे कॉलेजेस में पढ़ाने आओ, उनको फेवरेबल वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करना। यानी कि ये नहीं कि उनको ओवरबर्डन कर दिया कि अब आप ये टेक फेस्ट हो रहा है अब आप इसको ऑर्गेनाइज करो, अब यहाँ पे कोई ऐसा इवेंट हो रहा है उसको ऑर्गेनाइज करो, बच्चे परफॉर्म नहीं कर रहे तो उनको कुछ एक्स्ट्रा और करवाओ। तो ये सब ना हो कि उनको फेवरेबल वर्किंग कंडीशन कि आप इस सब्जेक्ट को पढ़ाते हो, आप इस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ाओ, आपको कोई रिसोर्सेज चाहिए उसके लिए, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ चाहिए, वो हम प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो इस तरीके के कुछ फेवरेबल वर्किंग कंडीशन उनके पास में होनी चाहिए। हैज़ बीन लॉन्ग स्टैंडिंग मतलब लंबे समय से चला आ रहा, लंबे समय से चला आ रहा प्रॉब्लम है ये ऑफ द कंट्रीज हायर, जो हमारे देश का हायर एजुकेशन मिले मतलब कि परिवेश है उसकी ये समस्या है, जो कि बड़े लंबे समय, आज की पैदा नहीं हुई, बड़े लंबे समय से चली आ रही है। In 2023, a CAG audit found that though the IITs have been recruiting faculty consistently, बोल रहे हैं 2023 में CAG की ऑडिट ने ये पाया कि हालांकि IITs में फैकल्टी तो निरंतर रिक्रूट किए जा रहे हैं, हायर किए जा रहे हैं, द पेस ऑफ रिक्रूटमेंट डिड नॉट मैच द स्टूडेंट एनरोलमेंट, लेकिन जिस स्तर से टीचर हायर किए जा रहे हैं उस स्तर से बच्चे एनरोल नहीं कर रहे। यानी कि आपको पता है ये बहुत लंबे, लगभग कोई जब से इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स हिंदुस्तान में स्टार्ट हुए हैं उसके बाद से पहली दफ़ा है इतने लंबे समय के बाद में कि अब इंजीनियरिंग का रुझान कम हुआ है, इंजीनियरिंग के रुझान की तरफ में डिप आया है, कमी आई है, तो उस स्तर से एनरोलमेंट नहीं हो रहे। दिस हिस्टोरिकल वीकनेस हैज हाउएवर नेवर बीन साइंटिफिकली क्वांटिफाइड, बोल रहे हैं कि ये जो ऐतिहासिक कमजोरी यहाँ पे देखने मिली है इसको साइंटिफिकली क्वांटिफाई नहीं किया गया। यानी कि कितने कमी आई है, नंबर आंकड़ा क्या है कि बच्चों में कितने एनरोलमेंट में कमी आई है, हमें ये पता है कि एनरोलमेंट में कमी आई है, हमें ये पता है कि डिप आया है, लेकिन उसका आंकड़ा क्या है, उसके नंबर्स क्या है, वो हमें पता नहीं है।
In 2009, a task force set up by the erstwhile Ministry of Human Resource Development बोल रहे हैं कि 2009 में एक टास्क फोर्स गठित की गई थी, उस समय की दीर्घकालिक यानी कि पूर्व की जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट है उसके द्वारा called for standing mechanism to monitor the size and quality of faculty resources and for data on faculty members to be made available on the website of every academic institution, जिसका उद्देश्य क्या था, क्यों ये बनाई गई थी कमेटी, इसका उद्देश्य था कि ये क्या करे, जो भी अभी फैकल्टीज हैं या हायर किए जा रहे हैं वो कितने हायर किए जा रहे हैं, क्या उनकी क्वालिटी है पढ़ाने की, उनके पास में क्या क्वालिफिकेशन है, ये सारा डेटा वो मॉनिटर करे और उसको जो भी एकेडमिक संस्थान है, मान लो कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है तो उस इंजीनियरिंग कॉलेज की वेबसाइट के ऊपर मेंशन होना चाहिए कि इनके पास इतने सालों का एक्सपीरियंस है, यहाँ से इन्होंने पढ़ाई करी है, उनका सारा डेटा अवेलेबल होना चाहिए और इसके ऊपर निगरानी भी रखी जानी चाहिए. This recommendation has at best been partially implemented. बोल रहे ये जो सुझाव था ये पार्शली तो इम्प्लीमेंट कर दिया गया है. पार्शली मतलब पूरी तरीके से. हमने देखा है कई दफ़ा कॉलेजेस की वेबसाइट पे लिखा होता है, कुछ कुछ कॉलेजेस की वेबसाइट पे कि हमारे यहाँ कौन कौन से टीचर्स पढ़ा रहे हैं. जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, उन पे भी लिखा होता है, लेकिन हर जगह पे ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है. The government does collect faculty related data for its annual survey of higher education. बोले सरकार सालाना जो हायर एजुकेशन का सर्वे करती है, एनुअल सर्वे करती है, उसके लिए फैकल्टी का डेटा तो लेती है. However, this is a voluntary process for institutions and the numbers are not verified by the independent agency. बोल रहे हैं हालांकि ये एक वॉलंटरी प्रोसेस है कि आप इसमें हिस्सा लेना चाहते हो नहीं लेना चाहते हो आपकी मर्जी है, ठीक है. और जो भी नंबर्स हैं उनको कोई वेरीफाई नहीं करता कि अगर कॉलेज ने बोला कि हमारे पास 60 टीचर्स हैं जो पीएचडी कर चुके हैं, तो किसने वेरीफाई किया, वो कॉलेज ने बोला, बस बोल दिया, गवर्नमेंट ने मान लिया. किसी भी इंडिपेंडेंट एजेंसी ने उसको वेरीफाई नहीं किया कि वाकई में इनके पास में 60 पीएचडी वाले टीचर्स हैं, पीएचडी होल्डिंग टीचर्स हैं, तो डॉक्टरेट जिनके पास है वैसे टीचर्स हैं, फैकल्टीज हैं, तो नहीं ये किसी ने वेरीफाई किया, ठीक है. The QS survey suggests that Indian universities could benefit from global collaborations which enable the country's scholars to access a wider range of academic debates and discoveries. बोल रहे हैं जो QS का सर्वे है उसमें ये सुझाव दिया गया है कि जो हिंदुस्तान के यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको ग्लोबल कोलैबोरेशन से फ़ायदा हो सकता है, ठीक है, जिससे कि विच इनेबल, जो कि इनेबल करता है किस चीज़ को, कंट्री के स्कॉलर्स को, कि वो एक्सेस कर सके वाइडर रेंज ऑफ एकेडमिक डिबेट्स एंड डिस्कवरीज की. जो भी एकेडमिक की दुनिया में वाद विवाद हो रहा है, संवाद हो रहा है, चर्चा हो रही है, खोज हो रही है, वो किस स्तर तक हो रही है. अब हमारे कॉलेजेस में तो देखो हम जो कर रहे हैं हमें वही पता है, लेकिन जब हम बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं हो सकता है वो किसी ऐसे टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर रहे हो जो हमें पता ही ना हो, लेकिन अगर हमारा उनके साथ में कोलैबोरेशन होता है तो हम भी उस टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं, हमें भी कुछ नए आयाम खोजने मिल सकते हैं, राइट. The National Education Policy too rightly emphasizes the role of cross-border collaboration. तो ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ये भी इसके ऊपर जोर देती है, क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशन यानी कि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के साथ में कोलैबोरेट करने के ऊपर जोर देती है. The government has also invited universities outside the country to सेट अप कैंपसेस इन इंडिया. हाँ ये हमें पता है कि बहुत सारे आउटसाइड के मतलब बाहर के देशों की यूनिवर्सिटीज के साथ में कोलैबोरेट करके हिंदुस्तान में कैंपस खोलने की अनुमति भी दी गई है और उसके लिए इंसेंटिव भी दिया जाएगा. और बीच में ये भी प्रावधान आया था, पहले ये प्रावधान था कि जो भी यहाँ पे यूनिवर्सिटी खोली गई है उसका यहाँ से जो भी फंड कलेक्ट होगा वो यहीं यूटिलाइज किया जाएगा. अब उसमें ये भी हमने छूट दे दी है कि कितना 20-30% उसका आप अपनी हेड ऑफिस में भेज सकते हो, ठीक है. एंड in 2023, IIT Madras set up a wing in Zanzibar, Tanzania. और वहीं 2023 में IIT मद्रास ने अपना एक कैंपस जो है, अपना एक विंग जो है zanzibar तंजानिया में खोल दिया है. इंटरनेशनलाइजेशन इज हाउएवर अ वर्क इन प्रोग्रेस. तो हमारी यूनिवर्सिटीज़ का इंटरनेशनलाइजेशन करना यानी कि उनको ग्लोबल स्तर पे लेके जाना या ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ को हिंदुस्तान में लेकर आना, ये अभी कार्य है जो भी प्रोग्रेस में है, जो भी चला हुआ है, ये खत्म नहीं हुआ है, लंबा चलेगा.
The need of the hour is to liberalize the student exchange rules between Indian and foreign universities as well as build linkages with industry. बोल रहे हैं तो इस समय की जो हमारी ज़रूरत है, नीड ऑफ आवर मतलब कि इस समय की जो मांग है, इस समय की जो ज़रूरत है वो ये है कि हम लिबरलाइज करें मतलब कि ओपन अप करें. जब लिबरलाइजेशन हुआ था हमारी इकोनॉमी का, उसका मतलब क्या था कि हमने बाहर की कंपनीज को अनुमति दी थी कि वो यहाँ पे अपने ऑफिस सेटअप कर सकते हैं. तो सेम चीज़ अब हमें एजुकेशन में भी करनी पड़ेगी कि हमारे देश के जो स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स हैं, स्टूडेंट एक्सचेंज के नियम हैं इंडिया और फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के बीच में, उसको लिबरलाइज किया जाए, उसको ओपन अप किया जाए. साथ ही साथ हमें इंडस्ट्री के साथ में भी लिंकेजेस यानी कि उनके साथ में भी जो लिंक है वो अच्छा करना पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा. Indian education administrators could perhaps do well to take cues from the 17-year-old tie-up between IIT Bombay. Among the consistent performers from the country in global ratings and Monash University in Australia. बोल रहे हैं इंडियन एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेटर्स को ये सीखना चाहिए कहाँ से, जो 17 साल पुराना एक टाई अप है किसका, आईआईटी बॉम्बे, जो कि कंसिस्टेंट परफॉर्मर है हमारे देश में और हमारे देश का कंसिस्टेंटली ग्लोबल रेटिंग में परफॉर्म करने वाला एक इंस्टीट्यूट है उसके बीच में, और मोनाश यूनिवर्सिटी है एक ऑस्ट्रेलिया की, इसके बीच में, इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ के बीच में 17 साल का टाई अप है. यानी कि ये 17 साल से ये दोनों देश जो हैं, ये जो दोनों यूनिवर्सिटीज़ हैं वो एक दूसरे के साथ में मिल के कोलैबोरेशन में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, एक्सचेंज प्रोग्राम शायद चला रहे हों. किस तरीके से कोलैबोरेशन है वो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ इन दोनों के बीच में एक 17 साल पुराना संबंध है और इसी से हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स को भी सीखना चाहिए. If there's one message from the latest QS rankings, it's this: top Indian institutes require more of such nurturing. बोल रहे हैं अगर QS रैंकिंग से हमें एक संदेश सीखने मिला है, एक संदेश जो साफ स्पष्ट मिला है वो ये है कि टॉप इंडियन इंस्टीट्यूट्स जो हैं उनको इस तरीके का पालन पोषण चाहिए, इस तरीके का उनको प्रोत्साहन चाहिए. ठीक है, that could provide them with the experience required to play a critical role in education milieu. बोल रहे हैं जो कि उनको ऐसा एक्सपीरियंस दे सकता है जिसकी ज़रूरत उनको एजुकेशन के परिवेश में बेहतर करने के लिए बहुत ज़रूरी हो सकती है. हैंड होल्ड द स्मॉलर यूनिवर्सिटीज़ दैट केटर टू द बल्क ऑफ द नीड्स ऑफ द कंट्रीज एस्पिरेशनल क्लासेस. बोल रहे हैं और जो छोटी छोटी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि हमारे देश की जो महत्वाकांक्षाएं हैं, उस तरीके महत्वाकांक्षी क्लासेस हैं उनको केटर कर रही हैं, उनको पूरा कर रही हैं, उन यूनिवर्सिटीज़ को हैंड होल्ड किया जाए, इनकी उनको सपोर्ट किया जाए. ठीक है, तो ये कुछ स्टेप्स हमें करने चाहिए जिससे कि हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारे यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग परफॉर्मेंस और बेहतर हो सकती है. तो ये था पैसेज, आई होप आपको समझ में आया होगा. क्या हुआ है कि जीएस रैंकिंग है, यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, उसमें हिंदुस्तान की कुछ यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग बहुत बेहतर हो पाई है. तो उसके ऊपर ये पैसेज था कि क्या कारण है कि ये रैंकिंग बेहतर हो पाई है और हम क्या काम कर सकते हैं, किस हद तक ये जो है हमारे लिए अच्छी खबर है या बुरी खबर है, या कैसा हमारे से और ज़्यादा परफॉर्मेंस इसमें डिमांड की जा रही है या हेल्प डिमांड की जा रही है, उसके ऊपर ये पैसेज था. चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. क्वेश्चन नंबर 1 हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज. ऑप्टिमिस्टिक येट एनालिटिकल, बिल्कुल करेक्ट है. पॉजिटिव तो खबर है कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ ने बेहतर परफॉर्मेंस दी है क्यूएस रैंकिंग में, लेकिन साथ ही साथ हम और बेहतर कर सकते हैं क्योंकि अगर हम क्यूएस रैंकिंग की ही बाकी यूनिवर्सिटीज, बाकी देशों की यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो उनका जो स्कोर है वो नियर परफेक्ट है. ठीक है, नियर परफेक्ट उनका स्कोर है, लेकिन हिंदुस्तान का जो स्कोर है वो 10 से 20 के बीच में है. ठीक है, तो ये कंपैरिजन बहुत डिफिकल्ट है कि एक तो कोई कंपनी है, एक तो कोई इंस्टीट्यूट है जो 80 में से 80 लेकर आ रहा है मार्क्स, है ना, और दूसरा इंस्टीट्यूट है जो 80 में से 50 मार्क्स ला के भी रैंकिंग ला पा रहा है, उस रैंक में शामिल किया जा रहा है. तो ये अच्छी खबर तो है नहीं, राइट. तो ये बात कि हमारी इंस्टीट्यूट्स की परफॉर्मेंस बेहतर हुई है पहले से, वो अच्छी खबर है, लेकिन कंपेयरिंग टू अदर यूनिवर्सिटीज़ हमें अभी बहुत काम करना बाकी है. तो उसके ऊपर एनालिटिकल यहाँ पे विचार दिए गए. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट.
Why do Indian universities struggle to enhance student learning experience according to QS rankings? बोल रहे हैं QS रैंकिंग के अकॉर्डिंग जो हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स का लर्निंग एक्सपीरियंस है वो क्यों स्ट्रगल कर रहा है? क्योंकि हम अच्छी क्वालिटी के टीचर्स नहीं ला पा रहे, है ना। उनको अट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में कुछ है नहीं प्लानिंग। हो सकता है उनको वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा ना मिल रहा हो सकता है उनको पे ऑफ अच्छा ना मिल रहा ठीक है, हो सकता है ओवर बर्डन किया जा रहा हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। द लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग रिसर्च इकोसिस्टम। तो देखो, रिसर्च इकोसिस्टम बढ़ावा हुआ है जिसकी वजह से हमारी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग अच्छी हुई है, ये बात हमें पता चली है, पैसेज में कहा गया है ये चीज़। लेकिन इससे लर्निंग एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स का बेहतर हो सकता है, ऐसा कुछ हमें पैसेज में नहीं लिखा मिला। ठीक है, तो इनकरेक्ट है। दे डू नॉट अट्रैक्ट इनफ क्वालिफाइड फैकल्टी, बिल्कुल करेक्ट है कि अच्छी क्वालिफिकेशन वाले फैकल्टी उनके पास नहीं होते, और हमारे पास ऐसे कोई इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन या संस्थान भी नहीं है जो इसके ऊपर रिसर्च करे, इसके ऊपर निगरानी रखे। ठीक है, कॉलेज ने बता दिया 60 फैकल्टी है और उसमें से 4 ने पीएचडी करी है, 5 ने जो भी बेसिक उनकी क्वालिफिकेशन है वो करी हुई है, तो इसको वेरीफाई करने का कोई तरीका नहीं है। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन ग्लोबल रैंकिंग्स, इनकरेक्ट है। दे फोकस ओनली ऑन टेक्निकल सब्जेक्ट्स, इनकरेक्ट है। What is one of the key suggestions from the QS survey for improving Indian universities? तो global collaborations को बेहतर करने की बात की गई है। Increasing faculty salaries significantly, incorrect है। Establishing more private universities, incorrect है। Enhancing global collaborations, option C is correct कि global collaborations का विस्तार करना चाहिए। Where does the passage indicate that India is lagging in becoming a top knowledge economy destination? बोल रहे हैं कहाँ पे ये इंडिकेट किया गया है कि हिंदुस्तान जो है टॉप इकोनॉमी डेस्टिनेशन बनने में पीछे हट रहा है। जब हमने बात करी फैकल्टी के रिक्रूटमेंट की, डेटा ट्रांसपेरेंसी की, तो इन कदमों की वजह से जो है हिंदुस्तान टॉप इकोनॉमी डेस्टिनेशन नहीं बन पा रहा। इन रिसर्च एंड इनोवेशन, in faculty recruitment and data transparency, option B is correct. What is the antonym of nurturing? Nurturing का मतलब होता है पालन पोषण करना। ठीक है, भरण पोषण करना, लालन पालन करना। तो उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? नज़रअंदाज करना, निग्लेक्ट। निग्लेक्ट मतलब नज़रअंदाज करना। फॉस्टरिंग, फॉस्टरिंग मतलब किसी चीज़ का केयर करना। कल्टिवेटिंग, कल्टिवेटिंग मतलब अगेन पालन पोषण से ही रिलेटेड होता है। आप जैसे वीट वगैरह कल्टीवेट कर रहे हो, यानी कि उनको आप सिंचाई वगैरह कर रहे हो, पालन पोषण कर रहे हो, उनको उगा रहे हो। सस्टेनिंग, सस्टेनिंग मतलब जो चला आ रहा है, लंबे समय तक आप करने की कोशिश कर रहे हो प्रॉपर वे में। तो ऑप्शन ए निग्लेक्टिंग इज करेक्ट। She dashed to be understood by this society. She looked to be, sought to be, chased to be, hunted to be. तो वो चाहती है ना, वो कुछ प्राप्त करने की कोशिश कर रही है कि कोई मुझे समझे, समाज मुझे समझे। लुक टू मतलब देखने की बात नहीं हो रही है ना, चेस करने की बात नहीं हो रही, हंट करने की बात नहीं हो रही। वो चाहती है, उसकी चाहत की बात हो रही है, वो कुछ हासिल करना चाहती है, किसी प्रयास को करना चाह रही है, कुछ हासिल करने के लिए कुछ प्रयास कर रही है, तो उसके लिए कहा जा रहा है शी सॉट टू बी अंडरस्टूड बाय द सोसाइटी, कि उसकी चाहत यही है कि वो समाज उसको समझे। इनकरेक्ट करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द ऑप्शंस प्रोवाइडेड। ठीक है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, उसके करेक्ट स्पेलिंग हमें देखने हैं। द कॉर्ड ऑफ माई वायलिन इज नॉट ट्यून्ड प्रॉपरली। वायलिन क्या होता है? एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको आप बजाते हैं, राइट। गिटार जैसा उसका स्ट्रक्चर होता है और उसको एक स्टिक होती है जिसके ऊपर भी कॉर्ड लगी होती है, उससे बजाया जाता है। तो उस वायलिन की स्पेलिंग क्या होता है? वॉयलिन नहीं होता, वायलिन होता है। VIOLIN, वायलिन। ठीक है, VIOLIN, ऑप्शन ए इज करेक्ट। I have been looking by my cream sweater for a few weeks now. तो आप क्रीम स्वेटर के जरिए से नहीं देख रहे, उसके लिए उसको ढूंढ रहे हैं, आप क्रीम स्वेटर को ढूंढ रहे हैं, क्रीम कलर का जो स्वेटर है। तो लुकिंग फॉर माई होगा, लुकिंग बाय नहीं होगा। आई हैव बीन लुकिंग फॉर माई क्रीम स्वेटर फॉर अ फ्यू वीक्स नाउ। ठीक है, लुकिंग बाय की बजाय लुकिंग फॉर, किसी चीज के लिए आप उसके लिए ढूंढ रहे हैं, उसको ढूंढ रहे हैं ना, चीज को ढूंढ रहे हैं, तो फॉर आएगा। तो आई हैव बीन लुकिंग बाय माई की बजाय लुकिंग फॉर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। The council never dashed the new complex to be constructed.
nor did local residents। तो जो काउंसिल था वो नहीं चाहता था कि नया जो कॉम्प्लेक्स है वो बनाया जाए, ना ही लोकल रेजिडेंट चाहता। तो नेवर वांटेड होगा, नेवर लाइक्ड पसंद नहीं करते थे, नेवर वांटेड वो चाहते नहीं थे, रिफ्रेश, रिफ्रेश मतलब किसी चीज का पुनः नवीनीकरण करना, अकर्ड, अकर्ड मतलब किसी घटना का घटित होना। तो यहाँ पे उनकी चाहत की बात की जा रही है कि वो नहीं चाहते थे कि ये कॉम्प्लेक्स बने। सस्टेनेबिलिटी का, सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है? स्थिरता। ठीक है, जो कंजर्वेशन में है या फिर जो मेंटेन किया जा रहा है लंबे समय तक, राइट, स्थिर है। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? जो अस्थिर है। चलिए देखते हैं। ओवर फिशिंग एंड डिस्ट्रक्टिव फिशिंग प्रैक्टिसेस थ्रेटन द सस्टेनेबिलिटी ऑफ मरीन रिसोर्सेज एंड इकोसिस्टम्स। बोल रहे हैं कि जो ओवर फिशिंग की घटनाएं हैं या फिर डिस्ट्रक्टिव फिशिंग की प्रैक्टिसेस है, प्रक्रियाएं हैं, ये खतरे में डालती हैं। किस चीज को खतरे में डालती हैं? मरीन रिसोर्सेज और इकोसिस्टम की सस्टेनेबिलिटी को, कि उनको लंबे समय तक मेंटेन किया जा सके, इस चीज को खतरे में डालती हैं। फर्स्ट है रीजनेबलनेस। रीजनेबलनेस मतलब जो तार्किक है, जो कि उचित है। ठीक है। इक्वानिमिटी, इक्वानिमिटी मतलब धैर्य। जस्टिफाइबिलिटी, अगेन वैधता, कि ये चीज वैध है, ये चीज जस्टिफाइबल है। इनडिफेंसिबिलिटी, इनडिफेंसिबिलिटी मतलब अस्थिरता, असुरक्षित। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट। हार्मनी, हार्मनी मतलब जो सिंक में है, जो एक दूसरे के साथ में तालमेल में रहते हैं। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? जो एक दूसरे के साथ में तालमेल में नहीं है। फर्स्ट है यूनिटी, यूनिटी मतलब एकता। डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड मतलब कि असहमति, कलह, परेशानियां। कॉनकॉर्ड, कॉनकॉर्ड का मतलब होता है मेल जोल। अकॉर्ड, अकॉर्ड मतलब समझौता। तो ऑप्शन बी डिस्कॉर्ड इज करेक्ट। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। फर्स्ट है नेविगेट, नेविगेट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह डोल जाना, वो हो गया नेविगेट करना। तो नेविगेट की स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है। रेट्रिकल, रेट्रिकल नहीं होता है, रेटोरिकल होता है। तो RHETORICAL, इसका मतलब क्या होता है? जो कि दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए या इस मंशा से बोले जा रहे हैं, किया जा रहा है कि किसी को इम्प्रेस करना है। लिस्सीवियस, लिस्सीवियस का मतलब होता है एक ऐसी फीलिंग या ऐसा कुछ प्रकट करना जो कि आपके सेक्सुअल इंटरेस्ट को दिखाता हो। ठीक है, वो हो गया लिस्सीवियस। टैंजिबल, टैंजिबल मतलब जिनको आप टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं अपने 5 सेंसेस के जरिए से, वो हो गया टैंजिबल। तो यहाँ पे ऑप्शन बी रेटोरिकल की स्पेलिंग इनकरेक्ट है। The negotiations were conducted in an amicable atmosphere leading to a peaceful resolution। एंटोनिम बताना है amicable का। amicable का मतलब क्या होता है? फ्रेंडली। तो बोल रहे हैं जो भी negotiations थे, negotiation क्या होता है? एक दूसरे के साथ में डीलिंग करना, कि भाई अच्छा तुम ये रेट कम करो, नहीं तुम ये रेट बढ़ा दो, हम ये रेट बढ़ाएंगे, जो कि अभी ट्रम्प करने की कोशिश कर रहे हैं दुनिया के साथ में, पर वो नेगोशिएट नहीं कर रहे, वो धमका रहे हैं। पर नेगोशिएशन जो बाकी देश एक दूसरे के साथ में करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, नेगोशिएशंस वो कंडक्ट किए गए, वो किए गए एमिकेबल, बहुत ही फ्रेंडली, मैत्रीपूर्ण एटमॉस्फेयर में, लीडिंग टू अ पीसफुल रेजोल्यूशन, जिसकी वजह से एक बहुत ही शांतिपूर्ण समझौता हो गया। ठीक है। कॉर्डियल, कॉर्डियल का मतलब होता है अगेन सौहार्दपूर्ण, मैत्रीपूर्ण। सीरीन, सीरीन का मतलब होता है एकदम शांत। हॉस्टाइल, हॉस्टाइल मतलब बड़ा ही शत्रुतापूर्ण। और अग्रीएबल, अग्रीएबल मतलब जिस चीज के ऊपर आप सहमति ना दे सकते, सॉरी जिस चीज के ऊपर आप सहमत हो, ठीक है, अग्री करें। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हॉस्टाइल इज करेक्ट। हनी इज अ पर्सन इन हिज फैमिली। इज कैसा पर्सन है? इज डैश पर्सन इन हिज फैमिली। इज टॉल पर्सन इन हिज फैमिली, टॉलर पर्सन, मोर टॉलर, या द टॉलेस्ट पर्सन। तो वो अपने परिवार में इकलौता है ऐसा, तो इकलौता कैसा होगा? सबसे लंबा। तो ही इज द टॉलेस्ट पर्सन इन हिज फैमिली। ऑप्शन डी इज करेक्ट। बाय डेफिनेशन मेकिंग अ पिक्टोग्राम इज टू प्रेजेंट एंड विजुअलाइज डेटा। तो बोल रहे हैं डेफिनेशन के अनुसार पिक्टोग्राम बनाना क्या है? कि आप किसी भी डेटा को प्रेजेंट करते हो, विजुअलाइज करते हो। तो हम मतलब समझ गए कि ये बोल रहे हैं पिक्टोग्राम किस लिए किया जाता है, उसका पर्पस क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है। पिक्टोग्राम इज मेकिंग अ डेफिनेशन। तो पिक्टोग्राम का मतलब डेफिनेशन बनाना तो नहीं है। इन मेकिंग अ पिक्टोग्राम द डेफिनेशन, की पिक्टोग्राम को बनाने में जो डेफिनेशन है वो है प्रेजेंट करना और विजुअलाइज करना। इनकरेक्ट है। द पर्पस ऑफ अ पिक्टोग्राम इज टू प्रेजेंट एंड विजुअलाइज डेटा, बिल्कुल करेक्ट है। इसका उद्देश्य, पिक्टोग्राम का उद्देश्य क्या होता है? कि वो किसी भी डेटा को विजुअलाइज करे और उसको प्रेजेंट करे।
सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. टू मेक अ पिक्टोग्राम बाय डेफिनेशन इज टू प्रेजेंट, ये भी इनकरेक्ट है. If someone mentions that the ball is in your court, what does this idiom imply? तो the ball is in your court idiom का आपको मीनिंग बताना है. यानी कि अब जो भी टास्क है, जो भी चुनौती है, निर्णय है, वो आपको लेना है. The ball is in your court यानी कि अब फैसला तुम्हारे हाथ में है. It's your turn to make a decision or take action, बिल्कुल करेक्ट है. It's time for a break, इनकरेक्ट है. It's a reference to tennis, इनकरेक्ट है. It's time to play sport, इनकरेक्ट है. The speaker requested the audience to play dash. स्पीकर ने पे डैश ऑडियंस से रिक्वेस्ट करी कि वो डैश दे, तो क्या दे? ध्यान दे. अटेंशन, पे अटेंशन, ऑप्शन ए इज करेक्ट. पे ईयर्स, अपने कान नहीं देने हैं. ठीक है, कुछ डिमांड नहीं कर रहे कि अपने कान दे दो. एक्टिवनेस, कि आप बहुत एक्टिव होके, सक्रिय होके बात कर, सक्रियता दो अपनी, तो इनकरेक्ट है. साइलेंस दो, साइलेंस भी नहीं देना, एक्टिवनेस भी नहीं देना, ईयर्स भी नहीं देना, ध्यान देना है. ऑप्शन ए इज करेक्ट. It was an interesting chat with an European gymnast that changed my mindset towards the sport. बोल रहे हैं कि ये बहुत ही रुचिकर चैट थी, बातचीत थी एक यूरोपियन जिमनास्ट के साथ में, जिसने कि मेरा माइंडसेट, स्पोर्ट्स के प्रति मेरा माइंडसेट बदल दिया. तो इट वॉज an interesting chat with an यूरोपियन, य की साउंड आ रही है, तो an यूरोपियन नहीं आएगा, with a यूरोपियन. ठीक है, अब बहुत सारे लोगों को इसके साथ में कंफ्यूजन होता है कि ई तो आ रहा है मैम, लेकिन हम कभी भी वर्ड या अल्फाबेट के ऊपर जोर नहीं देते हैं. ये जो सिलेक्शन होता है सॉरी आर्टिकल्स का, वो साउंड्स के ऊपर होता है, ना कि अल्फाबेट के ऊपर. यूरोपियन, य की साउंड आ रही है, तो य में ए आएगा. ठीक है. इट वॉज एन इंटरेस्टिंग चैट विद अ यूरोपियन जिमनास्ट दैट चेंज्ड माई माइंड सेट टूवर्ड्स दिस स्पोर्ट. एंड की बजाय अ यूरोपियन, ऑप्शन ए इज करेक्ट. फूड प्राइजेस इन स्विट्जरलैंड आर एक्सपेंसिवर टू द रेस्ट ऑफ द वेस्टर्न यूरोप. कंपैरिजन कर रहे हैं कि वहाँ के जो फूड प्राइसेस है वो एक्सपेंसिव हैं. तो एक्सपेंसिवर कोई शब्द नहीं होता, मोर एक्सपेंसिव दैन होगा. ठीक है, कंपैरिजन कर रहे हैं दूसरे यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा, कंपैरिजन कर रहे हैं दूसरे वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज के साथ में, तो क्या हो जाएगा? मोर एक्सपेंसिव दैन. ठीक है, मोर एक्सपेंसिव टू, एज एक्सपेंसिवर टू, द मोस्ट एक्सपेंसिव दैन, more expensive than. Option D is correct. Vishnu is more courageous than all other boys in the class. अब करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करना है. तो विष्णु जो है वो ज्यादा करेजियस है, ज्यादा बहादुर है दूसरे बॉयज के कंपैरिजन में. यहाँ पे क्या एरर है? द मोर आ रहा है, तो द मोर नहीं आएगा, इज मोर करेजियस दैन ऑल अदर बॉयज इन द क्लास. ठीक है, विष्णु इज द मोस्ट करेजियस. कंपैरेटिव डिग्री में मोस्ट नहीं आएगा, क्योंकि मोस्ट जो है वो सुपरलेटिव को बताता है, तो कंपैरेटिव डिग्री दैन आ रहा है, दैन के साथ में मोस्ट नहीं आएगा. मच मोर भी नहीं आएगा, क्योंकि मोर जो है अपने आप में ही ज्यादा को बता रहा है, तो मच की यहाँ पे जरूरत नहीं है. ठीक है, मोस्ट, अगेन मोस्ट नहीं आएगा. विष्णु इज मोर करेजियस दैन ऑल अदर बॉयज इन द क्लास. ऑप्शन डी इज करेक्ट. द शिप स्ट्रक द आइसबर्ग डैश इट्स साइड वाइल इट वॉज स्टिल मूविंग फॉरवर्ड. तो बोल रहे हैं वो जो शिप था, कोई शिप था, वो आइसबर्ग से स्ट्रक किया, यानी कि टकराया. कहाँ पे? अपनी साइड पे, साइड वाली साइड जो शिप है उसकी ये जो साइड है, इस साइड पे वो टकराया आइसबर्ग से, जब वो आगे मूव कर रहा था उस समय पे. इन अ फ्यू डैश 6 great holes were made in the steel. अब थोड़े ही समय में, इन अ फ्यू मिनट्स हो सकता है, इन अ फ्यू सेकेंड्स हो सकता है, 6 बड़े बड़े छेद जो हैं वो स्टील के अंदर पड़ गए. वाटर रश्ड इन, पानी अंदर बहने लगा. नॉट इन वन प्लेस बट इन सेपरेट प्लेसेस कवरिंग द टाइटैनिक 100 feet. एक जगह से पानी नहीं अंदर आ रहा था, बहुत सारी जगहों से आ रहा था, और इस वजह से टाइटैनिक जो है कई फीट पानी, कई 100 फीट पानी के अंदर पानी से भर गया. द स्टील डोर्स वर देयर फॉर डैश. तो इसलिए जो स्टील के दरवाजे थे वो डैश हो गए. कैप्टन स्मिथ सून अंडरस्टूड दैट द शिप दैट डैश कुड सेव द शिप. कि वो उनको जल्द ही समझ में आ गया कि कोई भी शिप को बचा नहीं सकता. He ordered the wireless officer to send out the ship's position and letters
CQD which is the call for help. बोल रहे हैं उन्होंने वायरलेस ऑफिसर को बोला कि शिप की पोजीशन और CQD शब्द जो है वो जल्दी से जल्दी वायरलेस पे भेज दो. जो CQD था जिसका मतलब था कि कॉल फॉर हेल्प, कि हम मदद के लिए बुला रहे हैं. इट टोल्ड द वर्ल्ड दैट द टाइटैनिक वॉज डैश. तो इसने पूरी दुनिया को बता दिया कि टाइटैनिक वॉज डैश. द शिप स्ट्रक द आइसबर्ग अंडर इट्स साइड्स, विद इट्स साइड्स, बियॉन्ड इट्स साइड्स या अबव. तो वो अपनी साइड पे टकराया ना, तो विद इट्स साइड, कि उसके साइड के जरिए वो आइसबर्ग से टकराया. इन अ फ्यू डैश, इन अ फ्यू ईयर्स, डेज, मोमेंट्स, वीक्स. तो कुछ ही पलों में हुआ, तो इन अ फ्यू मोमेंट्स होगा. ठीक है, कुछ दिन नहीं लगे थे, एक ही रात में सारा शिप डूब गया था, ये सबको पता है. यानी कि कुछ क्षणों में, कुछ पलों में ही वो पानी से भर गया. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. द स्टील डोर्स वर देयरफॉर डैश पेंटेड. वो पेंट किए गए थे, बर्न कर जल गए थे, यूजलेस थे या कंप्लीट थे. तो क्योंकि अलग अलग जगहों से पानी आ रहा था, इसलिए वो जो स्टील के बड़े बड़े दरवाजे थे वो यूजलेस हो गए थे, उनका कोई फायदा नहीं था. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. कैप्टन स्मिथ soon understood that डैश कुड सेव द शिप. तो कुछ भी नहीं बचा सकता था, राइट. ऑल कुड, कि सब लोग मिलके बचा सकते थे. एवरीथिंग, कुछ भी बचा सकता था. एनिमीज, दुश्मन बचा सकते थे. या फिर नथिंग, कि कोई चीज नहीं है दुनिया की, कोई ऐसी ताकत नहीं है जो अब इस जहाज को बचा सके. इट टोल्ड द वर्ल्ड दैट द टाइटैनिक वॉज डैश. टाइटैनिक वॉज सिंकिंग. सिंक मतलब डूबना. तो इट टोल्ड द वर्ल्ड, उस डिस्ट्रेस कॉल ने, CQD ने दुनिया को बता दिया, पूरी दुनिया में एक खबर फैला दी कि टाइटैनिक जो है अब वो डूब रहा है. फ्लोटिंग, फ्लोटिंग मतलब तैर रहा है. विक्टोरियस मतलब जीत चुका है. रीचिंग मतलब कहीं पहुंचने वाला है. सिंकिंग मतलब डूब रहा है. ऑप्शन सी इज करेक्ट. दैट्स ऑल. आज के सेशन में इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग. बाय बाय.